तो स्वागत है बच्चों आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। यहाँ हम 11th क्लास का दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर और नया चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर जो था मात्रक एवं विमा, उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब है तीसरा चैप्टर जो आपके सामने है, आपकी बुक है यहाँ पे आप देखिए। तो आपके बुक के पॉइंट टू पॉइंट लेके अपन इसको चलेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें मज़ा आ जाएगा आज पढ़ने में। तो आज बच्चों देखिए, चैप्टर है अपना 3 और चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। तो प्यारे बच्चों, सरल रेखा आपको पता है, आप बचपन में सरल रेखा खींचते होंगे। तो इस तरह से सीधी रेखा, ये सरल रेखा है। बात आ रही समझ में? कैसी है? सरल रेखा सीधी है, मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई, चलो ऐसे बना लेते हैं सरल रेखा। या ये नंबर लाइन, संख्या रेखा, आपने सुना होगा संख्या रेखा। तो प्यारे बच्चों, संख्या रेखा जो होती है वो मान सकते हो 1 2 3 और -1 -2 -3 और इस तरह से अनंत पे, इधर माइनस अनंत और इधर पे अनंत। तो इस संख्या रेखा पे या एक सीधी रेखा में गति, ये क्या होती है? सरल रेखा में गति होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? तो एक सीधी सड़क पर कार की गति क्या है? सरल रेखा में गति का उदाहरण क्या है? कि एक सीधी सड़क है, तो सीधी सड़क पर किसकी गति? कार की गति। तो सीधी सड़क पर कार जो गति करेगा वो सरल रेखीय गति होगी भाई। इसको सरल रेखीय गति को क्या कहते हैं? इसको एक विमीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय गति। एक ही विमा है ना, या तो x होगा एक विमीय गति। इसमें क्या होता है? या तो x में, मतलब किसी भी अगर कोऑर्डिनेट देखें तो या तो x में या y में या z में या किसी एक दिशा में गति होगी। बात आ रही समझ में? या अन्य किसी एक दिशा में, या अन्य किसी एक दिशा में। ऐसा नहीं है कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में गति हो तो ही वो एक रेखीय गति होगी। बात आ रही समझ में? क्लियर? मतलब तीनों में से एक कोऑर्डिनेट जो है, तीनों में से जो एक कोऑर्डिनेट है उसमें ही समीकरण बनेगी, सब कुछ उसी में होगा सरल रेखीय गति। तो या तो x में होगी या y में होगी या अन्य किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में गति को सरल रेखीय गति करेंगे। मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये होगी सरल रेखीय गति। अब देखो, इसके अलावा दो तरह की और गतियाँ होती है बच्चों। एक होती है द्विविमीय गति। क्या होती है? द्विविमीय गति। ये एक विमीय को बोलते हैं 1 डायमेंशन, तो 1D मोशन। क्या बोलते हैं इसको? 1D मोशन। क्लियर? ये द्विविमीय गति है, इसको बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं? 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। और इसका एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण किसी समतल में कीड़े की गति। किसकी? कीड़े, किसी समतल में या किसी तल में कीड़े की गति। जैसे ये वाइट बोर्ड है या ये जो भी बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर कोई कीड़ा है, क्या है? कोई कीड़ा है मान लो, और वो गति करेगा। कीड़ा कौन? जो कीड़ा उड़ता नहीं है, वो कीड़ा अगर इस बोर्ड पे गति करेगा तो कैसे गति करेगा? समतल। ये बोर्ड एक समतल है, इसमें जो कोई कीड़ा गति करेगा जो उड़ता नहीं है तो वो कैसा गति करेगा? समतल में गति। बात आ रही समझ में? तीसरा है त्रिविमीय गति। कौन सा? तीसरा है बेटा त्रिविमीय गति। तीसरा कौन सा है? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति इसको बोलते हैं 3D मोशन। 3D इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये उसका उदाहरण है, सबका मैंने उदाहरण बताया, इसका उदाहरण ये बता दिया। इसका उदाहरण है उड़ता मच्छर। और आपको पता है एक मच्छर इंसान को क्या से क्या बना सकता है, आपको पता है, डायलॉग सुना होगा आपने। तो उड़ता मच्छर जो है वो कैसा गति करेगा? 3D। जैसे कमरे में मच्छर है, कहीं भी घूम रहा है इधर उधर। क्लियर? और मच्छर वाला डायलॉग आपको याद होगा, नाना पाटेकर वाला। बात आ रही समझ में? तो मच्छरों से सावधान, नहीं तो आपको क्या हो सकता है? मलेरिया, डेंगू भी हो सकता है, ध्यान रखना। कोरोना तो वैसे ही फैल रहा है खतरनाक,
और मलेरिया डेंगू से भी अपना ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सरल रेखा में गति के बारे में अपने पढ़ा। अब सरल रेखा तो अपने पढ़ लिया, गति आपको पता है, मैंने सारे उदाहरण बता दिए। गति जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, अपना स्थान परिवर्तित कर रही है या अपने में मूवमेंट ला रही है, वो सब गति है। पंखा एक ही जगह पे घूम रहा है तो ये घूर्णन गति है। बात आ रही समझ में? तो ये निर्देश तंत्र में 3 तरह की स्थानांतरणीय गतियाँ हो गई। ये 3 तरह की गतियाँ कैसी गतियाँ हैं? स्थानांतरण गतियाँ। कैसी गतियाँ हैं? स्थानांतरण गतियाँ, जिसमें वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है। स्थानांतरण गतियाँ कौन कौन सी अपन ने देखी? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तीनों के मैंने आपको उदाहरण समझा दिए बेसिक एक एक। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक गति होती है जो अपन इसी में 11वीं क्लास में बाद में पढ़ेंगे, घूर्णन गति, जिसमें वस्तु स्थानांतरण तो नहीं करती है लेकिन क्या करती है, एक ही जगह पे क्या करती है, घूमती है। घूर्णन गति का उदाहरण अगर देखें तो पंखा, क्या? पंखे का घूमना, पंखे का चलना। पंखा जब चलता है तो कैसी गति होती है? घूर्णन गति। बात आ रही समझ में? और आगे चल के अपन एक और चीज़ पढ़ेंगे। मैं देखो सारी मिक्स बता रहा हूँ। एक स्थानांतरण गतियाँ 1D 2D 3D अक्षों में चलता है, निर्देश तंत्र में चलता है। निर्देश तंत्र आपको पता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। जब कोई एक ही अक्ष हो तो 1D, इसमें मैं लिख सकता हूँ एक्स अक्ष और वाई और जेड। 2D एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो। और आगे 3D में क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों होते हैं। यहाँ तक बच्चों मैंने बता दिया आपको। अब घूर्णन गति किसका है? पंखे का चलना। जब ये दोनों गतियाँ मिक्स हो जाती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे पूरी 11th में। मैं एक बार बता रहा हूँ, गति वर्ड आया है इसलिए गति का पूरा वर्णन बता रहा हूँ। तो आगे जब दोनों मिक्स होगी, ये दोनों मिक्स हो जाएगी, तो दोनों का मैं कहता हूँ क्या करता हूँ, स्थानांतरण प्लस घूर्णन। जब दोनों गतियाँ मिल जाएगी प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगी लोटनी गति। कैसी गति? लोटनी गति। बच्चा नहीं लौटता सड़क पे जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो इस तरह से घूमता घूमता आगे जाता है, जैसे मार्कर है ऐसे घूमता घूमता आगे जाएगा, लोटनी गति। और इस लोटनी गति का बेटा उदाहरण है, इस लोटनी गति का जो बेटा उदाहरण है वो है पहिए की गति। किसकी गति बेटा? पहिए की गति। तो मेरे हिसाब से आपको सरल रेखा में गति के बारे में पहले तो पता चल गया। गतियाँ मैंने बता दी आपको, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और लोटनी गति। स्थानांतरण गतियों में 3 प्रकार की गतियाँ होती है, 1D 2D 3D। उसमें से अपन सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, कौन सी गति? 1D मोशन। कौन सी मोशन बेटा? 1D मोशन। ये अपने को पढ़ना है, 1D मोशन। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बच्चों आगे देखो, विश्व में कोई भी वस्तु है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहती है? गतिशील रहती है। जैसे पृथ्वी अपनी घूम रही है तो वो भी गतिशील है, कार चल रही है वो भी गतिशील है, मैंने आपको बताया पंखा घूम रहा है वो भी गतिशील है। बात आ रही समझ में? तो आपको पता है कि हर एक चीज़, पृथ्वी अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो भी क्या है? गति है। तो इन सारी गतियों के बारे में अपने को पढ़ना है। क्लियर? दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसके ये नोट करना है तो जल्दी से 1 मिनट में देख लो। तीनों तरह की इस तरह से एक चार्ट बना लो, ठीक है? जल्दी से इसका एक चार्ट बना लो। इसको भी खोल देते हैं, साइड में ये पड़ा रहेगा, अपने को नोट करना होगा तो अपन इसमें नोट कर लेंगे। चलो, अब बच्चों ये हो गया क्लियर। अब देखो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उस पर अगर गौर करें तो देखिए, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में भूमिका। क्लियर? तो इस सब में लिखा हुआ है क्या है, इसमें सारी कहानी लिखी हुई है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, निद्रावस्था में भी हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवेश एवं निष्कासन तथा हमारी धमनियों और सिराओं के रुधिर का संचरण होता है, तो ये भी गतिशील है। रात को अपन सोते हैं तो भी अपने फेफड़े काम करते हैं, अपने शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है धमनियों और सिराओं में, ठीक है?
रक्त का संचरण चलता रहता है। तो ये सब गति है। गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ जा रही है या हिल रही है। गति मतलब अपन कह सकते हैं हाँ मूव होना। क्लियर? कुछ भी हल्का सा गति हो रही है, हिल रही है, तो उसको अपन गति ही कहेंगे। एक स्थिर है और एक गति है, दो चीज़ें देखो बच्चों, दो चीज़ें हैं। वस्तु, वस्तु क्या होगी? दो ही चीज़ें होगी, या तो स्थिर कहलाएगी मतलब उसमें कुछ नहीं हो रहा, और या वस्तु क्या होगी? गतिशील होगी। दो ही चीज़ें हैं बेटा, दो ही चीज़ें होगी। अब गतिशील कितने तरीके से हो सकती है मैंने अभी आपको बता दिया, गतिशील कितने तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो गतिशील मैंने बता दिया मुख्यतः स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, और तीसरा लोटनी गति। पुनः बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और स्थानांतरण गति में कौन कौन सी हो गई? 1D, 2D और 3D, जिसमें से अपन 1D पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब हम पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को तथा बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं, वो भी गतिशील है। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो भी गतिशील है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के परितः घूमती है और वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, भाई वो भी गतिशील है। सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में विचरण करता है तथा स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती है, तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में। तो देखो देखो अपनी, देखो सूर्य ग्रह, तो ये एक सेट है। ये क्या है? सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी क्या है? एक आकाश गंगा है। आकाश गंगा है। आकाश गंगा में कौन कौन है भाई? सूर्य है और क्या है? सूर्य है और ग्रह है। सूर्य और ग्रह, ये अपनी क्या है? एक आकाश गंगा है। ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगा है। और उसमें अपनी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है भाई? मंदाकिनी। क्या नाम है भाई? उसका नाम है, अपनी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी। ये अपने को ध्यान रखनी चाहिए। और अपनी इसी आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा याद रखो पूरा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आकाश गंगा अपनी कौन सी? मंदाकिनी आकाश गंगा। तो अपनी जो आकाश गंगा, बहुत सारी आकाश गंगा है, ठीक है, मिल्की वेव्स। तो आकाश गंगा कौन सी? अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा है, ठीक है, और जिसमें अपने सूर्य और ग्रह जो है रहते हैं। और ये आकाश गंगा खुद गतिशील है। अब आप सुनिए, तो देखो आकाश गंगा है बहुत सारी, वो सब गतिशील है। उस आकाश गंगाओं में अपनी एक आकाश गंगा है मंदाकिनी, वो भी गतिशील होगी। मंदाकिनी के अंदर सूर्य और ग्रह है, तो सूर्य भी गतिशील है और सूर्य के चारों ओर ग्रह भी गतिशील है। मतलब सब गतिशील है भाई, सब गतिशील है, सब गतिशील है। क्लियर? तो इस प्रकार के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ देखो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अब गतिशील को क्या बोला? परिभाषा स्थिर है, मतलब स्थिति वही है, इसकी स्थिर है मतलब स्थिति समान रहेगी हर बार। और गतिशील है, इसका मतलब क्या है? जो स्थिति है वो क्या होती रहेगी? परिवर्तित। स्थिति क्या होगी? परिवर्तित होगी। क्या होगी भाई? परिवर्तित होगी। तो स्थिति परिवर्तित होती है, और परिवर्तित किसके सापेक्ष होगी? समय के सापेक्ष होगी। आपको पता है समय तो बढ़ता रहता है, समय भी परिवर्तित होता रहता है। तो समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इस अध्याय में हम गति के बारे में। तो देखो क्या है, गति की परिभाषा बन गई बेटा। ये परिभाषा नोट कर लेना गति की, कि इस प्रकार किताब अपने पास रखा करो। जब मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो मैं बिल्कुल किताब से डिट्टो पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन क्लियर करूँगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी किताब से पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जेई मेंस और नीट में डायरेक्ट यहाँ अंदर से ही सवाल आते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े कोचिंग वाला, चाहे दिल्ली का कोचिंग क्यों ना हो, बड़े से बड़े वाला कोचिंग वाला, जब भी कोई कंपटीशन आता है तब वो यही कहता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो। चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई मेंस और जेई एडवांस हो, और या नीट का एग्ज़ाम हो, जेई मेंस और एडवांस हो या नीट का एग्ज़ाम हो, सभी यही बोलते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो इस प्रकार, तो परिभाषा क्या बनी? इस प्रकार ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी अपनी? ये परिभाषा बन गई समय के सापेक्ष। छोटी सी परिभाषा क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। एक परिभाषा नोट करना, अभी तक में आपने पहली परिभाषा नोट करनी है। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति
वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो गति की परिभाषा होगी बेटा यहाँ पे, और ये गति आपको दिख रहा होगा तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगर अपन चाहें तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं? तो अपन ने क्या देखा बेटा? पहली परिभाषा, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। पहली परिभाषा अपनी हो गई भी। तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखें आगे। गति कहते हैं समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है। इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वेग एवं त्वरण की अवधारणा को समझना होगा। इस अध्याय में तो इसने क्या बोला? इस अध्याय में अपने को क्या पढ़ना है भाई? वेग की अवधारणा पढ़नी है, त्वरण की अवधारणा को पढ़ना है। और इस अध्याय में हम अपना अध्ययन वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति तक ही सीमित रखेंगे। कहाँ तक सीमित रखेंगे? एक सरल रेखा में गति तक ही इसको सीमित रखेंगे। और इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति भी कहते हैं। तो सरल रेखीय गति की परिभाषा अपन बनाएंगे, अभी बनाते हैं। और एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के लिए कुछ सरल समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः गति की आपेक्षिक प्रकृति को समझने के लिए हम आपेक्षिक गति की, ठीक है, आपेक्षिक गति की, अब मैं ऊपर कर रहा हूं, तो आपेक्षिक गति सरल समीकरण प्राप्त किया जाता था। गति की आपेक्षिक प्रकृति को समझने के लिए हम आपेक्षिक गति की धारणा को प्रस्तुत करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे देखा, क्या देखा? अपन ने यहाँ पे देखा कि भाई अपन ने गति पढ़ ली, सरल रेखीय गति पढ़ना है, आपेक्षिक गति पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और त्वरण भी पढ़ना है और वेग भी पढ़ना है। ये सब अपने को पढ़ने हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और ये पहले भी आप पढ़ चुके 9वीं कक्षा में। इस अध्ययन में तभी सभी वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु के रूप में निरूपित करेंगे। तो सभी वस्तुओं को कैसा मानेंगे? बिंदु मानेंगे। चाहे कार हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में इन सबको क्या मानेंगे? बिंदु मानेंगे। यह सन्निकट तब तक मान्य होता है जब तक वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। ये कब होता है? जब वस्तु की लंबाई जो है, ये कब होता है? जब दूरी जो तय कर रहा है और वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु जो दूरी तय कर रही है और वस्तु की जो लंबाई है वो दूरी बहुत ज़्यादा है और वस्तु की लंबाई बहुत कम है, तब अपन क्या करेंगे? तब वस्तु को क्या मानेंगे? तब वस्तु को एक बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे? एक बिंदुवत वस्तु मानेंगे या बिंदु मानेंगे। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में रेल के सवाल आते हैं, रेल की पटरी और रेल के सवाल, ठीक है। तो उसमें रेल के सवाल में रेल की लंबाई का महत्व होता है। ये ध्यान रखना। रेल के सवालों में रेल की लंबाई का महत्व होता है, बाकी में नहीं होता। क्या होता है एक्चुअली कि सवाल आते हैं दो ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो देखो वस्तु जब कार है वगैरह छोटी चीज़ें हैं, एक सीमित लंबाई की है तो चल जाएगा।
लेकिन रेल की आपको पता है बहुत लंबी होती है, रेल में बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो रेल में क्या होते हैं, रेल लंबी क्यों होती है, तो रेल की लंबाई का महत्व होता है, उसे नगण्य नहीं मानते, तो रेल को कभी बिंदु नहीं मानते, महत्व होता है, तो इसकी लंबाई हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लंबाई लेंगे, क्योंकि रेल की लंबाई में बहुत सारे डब्बे होते हैं भाई, तो लंबाई होती है, तो इसका इंपॉर्टेंस होता है रेल की लंबाई का, ये आप ध्यान रखना। अपने पीछे भी सवाल है, जब हम करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि भाई रेल की लंबाई जो है उसमें बाकी चीज़ों में इंपॉर्टेंस नहीं होता लंबाई का, लेकिन रेल के सवालों में रेल का लंबाई का इंपॉर्टेंस होता है। वस्तु और चले की दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। वास्तविक जीवन में बहुत सी स्थितियों में वस्तु के आमाप की उपेक्षा की जा सकती है और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु से बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो बिना किसी अधिक त्रुटि के, त्रुटि तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अधिक त्रुटि नहीं होती है, तो बिना अधिक त्रुटि के उसे बिंदुवत वस्तु माना जा सकता है। क्लियर है भाई यहां तक? क्लियर? तो अब परिभाषा सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति की बात करें समय के सापेक्ष, सेम परिभाषा है, बस उसमें एक रेखा लिख देंगे। किसी वस्तु के केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होना, केवल एक निर्देशांक x या y या z में परिवर्तन होना सरल रेखीय गति कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति कहलाता है। क्लियर भाई? परिभाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो सरल रेखीय गति की परिभाषा हो गई। क्लियर? अब अपने को यहाँ पे किताब में अभी जो टॉपिक पढ़ा उसमें अपने इसको क्या बोला, इसने बोला कि अपने को भाई वेग पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है और आपेक्षिक गति पढ़ना है। क्लियर? ये तीन चीज़ें पढ़नी है। और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं काइनेमैटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। ये जो सब टोटल है काइनेमैटिक्स गति है पूरा, ये सारे टॉपिक जो आएंगे ये काइनेमैटिक्स में आएंगे। तो शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान न देकर, ये क्या है? शुद्ध गतिकी है। तो शुद्ध गतिकी में वस्तु के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में, अगले अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। इन गतियों के कारणों का अध्ययन हम 5वें अध्याय में करेंगे। अब स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन। पहले आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति के निर्धारण के लिए एक संदर्भ में वस्तु तथा अक्षों के एक समुच्चय की, अब अगला पेज है, ठीक है। तो इससे पहले शुद्ध गतिकी की परिभाषा अपन देख लेते हैं। काइनेमैटिक्स जिसको कहते हैं शुद्ध गतिकी। तो देखो इधर सुनिएगा ध्यान से। अभी अपन ने क्या देखा कि हम वस्तु के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं। तो क्या है? कारणों, वस्तु की गति के कारणों का देखो। तो शुद्ध गतिकी में वस्तु की गति के कारणों का अध्ययन किए बिना, कारणों का अध्ययन किए बिना वस्तु की गति के कारणों का अध्ययन किए बिना उसकी के बिना केवल उसकी गति का अध्ययन करना, केवल उसकी गति का अध्ययन करना, केवल उसकी गति का अध्ययन करना, कारणों का अध्ययन किए बिना या कारणों को जाने बिना गति का अध्ययन करना शुद्ध गतिकी कहलाता है। शुद्ध गतिकी कहलाता है। जो जो परिभाषाएं निकल रही है बेटा वो अपन किताब से निकालते जा रहे हैं। तो अपन ने
तीन परिभाषाएं अपन ने यहाँ पे देखी, कौन कौन सी? गति, फिर रखा सरल रेखीय गति, और फिर अपन ने पढ़ा शुद्ध गतिकी। क्लियर? अब अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब स्थिति, पथ लंबाई एवं क्या करना है, विस्थापन पढ़ना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे है क्या है, तो आवश्यकता होती है इसके लिए समकोणिक निर्देशांक निकाय का चुनाव किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि देखो अपने को स्थिति बताने के लिए क्या बतानी, अभी आया वर्ड स्थिति, तो जब स्थिति बतानी होगी बेटा तो क्या करना पड़ेगा, वापस देखिए, पहले देखो, पहले आपने पढ़ा कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति के निर्धारण के लिए एक संदर्भ बिंदु, क्या बताया इसने, एक संदर्भ बिंदु, क्या बताया, एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय, अक्षों का समुच्चय और एक संदर्भ बिंदु, क्या बोला, एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। मतलब अक्षों का ये एक अक्ष, ये दूसरा अक्ष, तो ये अक्षों का एक समुच्चय हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में एक संदर्भ बिंदु कि भाई यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। बात आ रही समझ में? इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय का चुनाव करते हैं। ये समकोणिक निर्देशांक है, तो इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय, समकोणिक निर्देशांक निकाय का चयन करते हैं। ठीक है, इस निकाय में तीन परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई, एक्स इधर होता है, माइनस एक्स इधर होता है, वाई ऊपर होता है, माइनस वाई इधर होता है, जेड बाहर होता है और एक माइनस जेड अंदर होता है। तो मैं कह सकता हूँ जेड इधर होता है और माइनस जेड अंदर होता है, ऐसे बाहर आपकी और जेड, माइनस जेड अंदर की ओर, जिन्हें एक्स वाई तथा जेड अक्ष कहते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये रहा ओ, और इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं, तथा यह संदर्भ बिंदु होता है। ये कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु ही क्या बिंदु होता है भाई, मूल बिंदु ही संदर्भ बिंदु होता है। मूल बिंदु ही संदर्भ बिंदु होता है। क्लियर? मूल बिंदु ही संदर्भ बिंदु होता है। अब मैं इसको कर रहा हूँ आगे, ये सब हट जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति निरूपित करते हैं। किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड, मान के चलो ये वस्तु है, ये यहाँ पे है, और इसके निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मान के चलो इसके निर्देशांक है। तो एक्स कॉमा जेड निर्देशांक निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति ये है। इस निर्देश तंत्र, ये क्या है, मेरी बात सुनो, यह निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र में क्या है, एक्स वाई जेड तीन अक्ष है, एक्स वाई और जेड क्या है, तीन अक्ष है। ओ क्या है, मूल बिंदु है, इसने कहा मूल बिंदु है। ठीक है भाई, अब सुनिएगा, किसी भी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसकी क्या होती है, स्थिति होती है। किसी भी वस्तु का ये जो एक्स वाई जेड है, किसी वस्तु के निर्देशांक, निर्देशांक, ये जो एक्स वाई जेड क्या है, निर्देशांक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा है। निर्देश धन अंक, वह अंक जो किसी वस्तु के निर्देश को बताते हैं, भाई वो कहाँ है, इसके सापेक्ष। तो निर्देशांक, तो ये निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड। तो निर्देशांक एक्स वाई जेड मूल बिंदु से उसकी स्थिति को बताते हैं। निर्देशांक एक्स वाई जेड मूल बिंदु से उसकी स्थिति को बताते हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस निकाय में परस्पर तीन, ठीक है, तथा यह संदर्भ बिंदु होता है, और ये सब मैंने निरूपित करते समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को, घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो देखो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस
तो निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो अब परिभाषा बनती है एक निर्देश तंत्र की। तो अगला टॉपिक है, इसमें बच्चों अपन हेडिंग डालेंगे निर्देश तंत्र। घड़ी सहित निर्देशांक तंत्र को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब अपन बढ़ते हैं आगे। देख लो एक बार, घड़ी सहित निर्देशांक तंत्र को निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगले में अब निर्देश तंत्र बना भी लेते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया लगभग सीधा बना है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो मान लेना कि सीधा है भाई, ठीक है। और एक तीसरा, ठीक है। अब देखो, ये एक्स एक्स, ये है वाई एक्स, ये जेड एक्स माइनस एक्स एक्स, और ये है माइनस वाई एक्स, ये है जेड एक्स आपकी तरफ मतलब ऐसे, और ये है माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो ये तीन हो गए एक्स वाई और जेड, तीनों दिशाओं में। तीनों परस्पर क्या होते हैं इसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो ये जो तीनों हैं, एक बार ही बता दूं, परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्लियर? पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो एकांक सदिश है वो भी बता देता हूँ। आई कैप, इसका आई कैप होता है तो आप याद रखना, इसका माइनस का आई कैप होता है, इसका जे कैप होता है तो इसका माइनस का जे कैप होता है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को हेल्प मिल जाएगी। इसका हो जाएगा के कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप। तीनों दिशाएं होगी, देख लेना। आई जे के तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और यही स्थिति रहती है, ये ध्यान रखना। पोजीशन यही रहेगी। मान के चलो वाई आप इधर लाओगे तो इसी को घुमाना है आपको। इसको जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे पोजीशन बनती जाएगी। मतलब जेड हमेशा बाहर होगा आपकी तरफ, माइनस जेड कभी भी आपकी तरफ नहीं होगा। अगर एक्स इधर है तो वाई ऊपर ही होगा। बात आ रही समझ में? और अगर मान के जैसे घुमा दिया, एक्स ऊपर आ गया तो वाई इधर आएगा, न कि माइनस वाई। अगर मैं ऐसे बना दूँ, सुनना, मान के एक्स मैंने ऊपर बना दिया, माइनस एक्स नीचे ले लिया, तो इधर वाई और इधर माइनस वाई नहीं आएगा। ध्यान रखना, इधर फिर आएगा वाई और इधर आएगा माइनस वाई। दिशाओं में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है, तब ये चीज़ अपनी हेल्प करती है। अब यहाँ पे मान के चलो कोई बिंदु है, इसकी एक्स वाई जेड क्या है? निर्देशांक है। ये क्या है? किसी वस्तु के एक्स वाई जेड क्या है? ये है निर्देशांक। अभी बताया था क्या है? ये है निर्देशांक, ठीक है। और ये अपना क्या है? मूल बिंदु। क्या है? ओ, मूल बिंदु, क्या इसको कह सकते हैं? जिससे संदर्भ लेना है तो संदर्भ बिंदु। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसकी स्थिति ये है। हो सकता है कोई दूसरा निर्देश तंत्र यहाँ हो, उसके सापेक्ष इसकी स्थिति अलग होगी। अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष, अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष
एक ही वस्तु के निर्देशांक सापेक्ष एक ही समय पर एक ही वस्तु के निर्देशांक अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वापस चलते हैं किताब पे। तो जब आगे आप जल्दी से रीडिंग लगाओ, किसी में 35 मिनट होते ही लगभग बेल बजा दिया गया एक बार, ठीक है ना। 35 मिनट हो गए ना, लगभग चेक करते रहो 35। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं, जब किसी वस्तु के एक या एक से अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु को गतिमान कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिमान। जब किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ, तो उसे गतिमान कहते हैं, अन्यथा वस्तु को उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम अवस्था में मानते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। अब अगर परिभाषा अपन देख लें, तीसरा पॉइंट, समय के साथ वस्तु के निर्देशांक परिवर्तित हो तो उसे गतिशील तथा यदि समय के साथ वस्तु के निर्देशांक न परिवर्तित हो या न बदले तो उसे स्थिरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरावस्था या विराम अवस्था, स्थिरावस्था या विराम अवस्था कहते हैं। ये मैंने परिभाषा यहाँ पे ये डाल दी। तो ये चित्र है और इसके 3 पॉइंट हैं, आप नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक विमा में गति के निरूपण के लिए हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है। 2-3 विमाओं में गति के निरूपण के लिए 2-3 विमाओं की आवश्यकता होती है। किसी घटना का वर्णन इसके लिए चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि सड़क पर कार चल रही है, तो वास्तव में कार की गति का वर्णन हम स्वयं से या जमीन से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। यदि हम कार में बैठे किसी व्यक्ति से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष कार की स्थिति का वर्णन करें तो कार विराम अवस्था में होगी। तो देखो, अब बात करते हैं निर्देश तंत्र क्या है। देखो, कार है, डिचकियों ऐसे बन गए, ठीक है, क्लियर। अब एक व्यक्ति है कार के अंदर ही बैठा है, एक व्यक्ति है कार के बाहर बैठा है। मान के चलो अंदर बैठा है छोटू और बाहर बैठा है मोटू। अब बताओ आप। तो जब मोटू इस कार को देखेगा तो मोटू अपने सापेक्ष कहेगा कि कार गतिशील है। मोटू क्या कहेगा कि यार कार अभी यहाँ थी, थोड़ी देर में यहाँ आ गई है, मतलब कार क्या है? गतिशील है। मोटू ने क्या कहा? मोटू ने कहा कार गतिशील। क्या कहा? कार गतिशील। अंदर बैठा है छोटू, गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है, क्लियर, गाड़ी चला रहा है, मान के चलो कोई ड्राइवर, ठीक है। तो पीछे जब छोटू बैठा है तो छोटू क्या कहेगा? छोटू के सापेक्ष गाड़ी क्या है? कार स्थिर है, क्योंकि छोटू पहले भी गाड़ी में बैठा था और छोटू अब भी गाड़ी में बैठा है। तो देखो, यह फर्क होता है छोटू का नज़रिया और इस मोटू का नज़रिया, दोनों के नज़रिए में कार की अलग अलग स्थिति आ रही है। मोटू के नज़रिया कहता है
कि गाड़ी तो गतिशील है भाई, अभी तो यहाँ थी अभी वहाँ चली गई, लेकिन छोटू कहता है कि कार तो स्थिर लग रही है क्योंकि यार मैं गाड़ी में पहले भी बैठा था और अभी भी बैठा हूँ। बात दर्शन में तो ये छोटू और मोटू की कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर किसी का रेफरेंस होता है। हर किसी का क्या होता है बेटा? रेफरेंस होता है। क्या है? मान के चलो सापेक्ष, क्या बोला मैंने वर्ड? सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है हमेशा, आप ध्यान रखना, तुलना। एक की दूसरे से तुलना होती है तब होता है सापेक्ष। मतलब इसके लिए दूसरा जरूरी है, दूसरा जरूरी है। बात आ रही समझ में? सापेक्ष का मतलब यही होता है, जैसे अपने सापेक्ष त्रुटि पड़ी थी तो बट्टे में कुछ चाहिए, क्लियर। निरपेक्ष में सिर्फ परम त्रुटि एक ही थी, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। लेकिन सापेक्ष में अपन ने क्या किया? सापेक्ष का मतलब होता है कि दो के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दूसरा चाहिए तुलना करने के लिए, तो वो क्या होता है? सापेक्ष होता है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने यही कहा। तो ये छोटू मोटू की कहानी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। तो निर्देश तंत्र जो चुनते हैं उसकी बड़ी अहमियत है। बात आ रही समझ में? आप पृथ्वी पे बैठे हो, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन आपको पृथ्वी स्थिर नजर आती है। आपको लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, चक्कर थोड़ी आते हैं आपको। तो आपके सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है। देखो पृथ्वी घूम रही है। एक और उदाहरण लेते हैं। पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के जो लोग हैं उनके सापेक्ष पृथ्वी क्या है? उनके सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है। क्यों? क्योंकि उनको कोई चक्कर वक्कर थोड़ी आते, वो थोड़ी घूमते पृथ्वी के साथ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चांद पर बैठा है या मंगल पर है तो उसको पृथ्वी निश्चित रूप से घूमती दिखेगी। पृथ्वी घूर्णन करती दिखेगी। कैसे दिखेगी? जगह बदलेगी। ऐसे तो नहीं है कि एकदम से ऐसे ऐसे घूमती हुई सट दिख जाए आपको लट्टू की तरह, वैसे नहीं दिखेगी। लेकिन उसको लगेगा कि भाई पृथ्वी की स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ये ध्यान रखना। किसको पता चलेगा? जो भाई अपने को कैसे पता चलता? अपने को लगता है ना, अपन यहाँ बैठे हैं तो कोई चांद पे रह रहा होगा, उसके लिए चांद क्या है? स्थिर है। उसको थोड़ी पता चलेगा कि चांद घूम रहा है। बात आ रही समझ में? लेकिन अपने को पता है चांद घूमता है। कैसे? कि पूरे दिन तो चांद भाई, बात आ रही समझ में? अपने को क्या लगेगा? चांद घूमता है, क्लियर। क्योंकि पृथ्वी घूमती है उसके साथ चांद भी घूमता है। पृथ्वी घूमती है उसके साथ चांद, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चांद चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब आपको पता है और आगे भी अपन विस्तृत में इसको पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब पृथ्वी पे अपन रह रहे हैं तो अपने सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी घूम रही है। वो कहाँ दिखेगा? वो अन्य किसी रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से अपने को दिखेगा, ठीक है। किसी घटना का वर्णन करने के लिए चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। सड़क पर कार चल रही है, वास्तव में कार की गति का वर्णन हम स्वयं से या जमीन से संलग्न, ये मैंने पढ़ लिया। एक सरल रेखा में किसी वस्तु की गति के विवरण हेतु हम एक अक्ष को इस प्रकार चुन लेते हैं कि वह वस्तु के पथ के संपाती हो। इस प्रकार वस्तु की स्थिति को हम अपनी सुविधा अनुसार चुने गए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निरूपित करते हैं। मूल बिंदु O के दाईं ओर के निर्देशांक को हम धनात्मक कहते हैं और बाईं ओर को क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। मैं P व Q के स्थिति निर्देशांक क्रमशः 3.60 मीटर और 240 मीटर, इसी प्रकार और R बिंदु के स्थिति निर्देशांक 120 मीटर है। तो भाई आ जाओ, ये आगे नंबर लिखा, ठीक है। नंबर रेखा ये 0 है। तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 बनाओ या 40 80 जो भी बनाना है। तो ये नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन है। और ये है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु 0 से है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है और इधर जाएंगे तो क्या है? नेगेटिव है। मैंने कहा 240 तो 240 इधर ही होगा। मैंने कहा 360 इधर ही होगा। मैंने कहा माइनस का 120 तो माइनस का 120 मूल बिंदु के इधर होगा। ये सीधी सरल रेखा में गति एक विमीय गति कहलाती है या सरल रेखीय गति कहलाती है। अब बात करते हैं पथ की लंबाई। किसकी लंबाई? पथ की लंबाई। तो प्यारे बच्चों अब अपन पढ़ रहे हैं पथ की लंबाई, लेकिन
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज अपन ने चैप्टर शुरू किया है सरल रेखा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे, बुक से बुक की एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है। ये अच्छा हुआ कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लागू किया, ये एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया। क्यों एनसीईआरटी लागू किया? क्योंकि कंपटीशन में एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो कंपटीशन में अगर एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो अपने को एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। हाँ, स्वाभाविक है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, उसके क्वेश्चंस कठिन हैं, ऐसे कठिन है कि एक बार टीचर्स को भी लगता है भाई दम है कोई। तो अपन क्या चाहते हैं, अपने को ले दे के करना क्या, अपने को अपना बेस तैयार करना है, अपने को आज नहीं तो कल। अभी चलो आपने 12th में लेना है, आपको जेई करना है, नीट करना है, कोई कहे नहीं मुझे तो बीएससी करनी है। बीएससी करने के बाद भी कोई सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम तो दोगे ही, तो अपना बेस क्यों ख़राब कर रहे हो? इसलिए अपन पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और साथ में मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, तो नोट्स से भी आपको कवर कराते चलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस ऑनलाइन लेक्चर जो चलते हैं इनसे जोड़ें और उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा अधिकाधिक देवें। कुछ नहीं करना, आपको रोज़ अपने 10 बच्चों को 10 मित्र जो हैं आपके, उनको इसके बारे में सूचित करना है और फिर ये चेन यूँ ही बढ़ती रहनी चाहिए। निश्चित रूप से हर छोटे से छोटे गांव का बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकेगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।